दोस्तों, ये रिच डैड पुअर डैड बुक समरी का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहले पार्ट को देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक समरी का दूसरा पार्ट। एक कर्ज में डूबा हुआ समाज जहां हम रहते हैं, अपने घर को एसेट समझना ही वो वजह है जो हमें कर्ज के बोझ के तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बड़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वे बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब जरा खुद से ये सवाल कीजिए कि आज आप अगर नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लाइबिलिटीज ली हैं, तो यकीनन आपकी जिंदगी एक कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो एक गैरेज में पुरानी खड़ी कार ही क्यों ना हो। अब भले ही वो कार काम की नहीं हो। जबकि वेल्थ का मतलब तो ये होता है कि आपके पास जो भी पैसा है उससे आप कितने और पैसे को कमा सकते हैं, या फिर आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने आपको $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपके $6000 के खर्चे हैं, तो मैं सिर्फ आधे महीने का ही आपका गुजारा हो पाएगा इस पैसे में। तो सॉल्यूशन ये होगा कि आपने एसेट से मिलने वाला पैसा बढ़ा दें। जब उस $6000 मिलने लगेगा आपको, तो आप रातों रात अमीर तो नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह से आप वेल्दी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हैं तो आपके एसेट्स सारा खर्च कवर कर लेंगे। आप वेल्दी तभी बन पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम हो। अपने काम से काम रखिए। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर रिक रॉक ने एक एमबीए क्लास में एक स्पीच दी। ये 1947 की बात है, यानी कि 1947 की बात है। उन्हें उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली थी। स्पीच के बाद जब एमबीए क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वे उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रिक रॉक ने अचानक एक सवाल किया कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं। अब ये बात तो सबको ही मालूम थी कि वे हैमबर्गर के बिजनेस में थे, वे हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल स्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझ कर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ के साथ बेची जाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले उनको जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये एक रियल स्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वे नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्टगेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल में हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपको साइंस पढ़ी तो आप डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे। तब मतलब तो ये हुआ कि आप जो पढ़ेंगे आप वही बन जाएंगे। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूं या एक बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब साफ है कि आप जो करते हैं उससे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनने में बर्बाद ना करिए। कहने का मतलब साफ है कि आप जो करते हैं उससे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जैसे वे एसेट मानकर गलती कर रहे थे। दरअसल वो कभी एसेट था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लाइबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तो हम एसेट्स कॉलम पर इतना जोर दे रहे हैं, न कि आपकी इनकम कॉलम पर। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं
तो उन पर टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। ये किताब आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगी। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा कीजिए। और एसेट्स से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वो मेरी नज़र में एसेट नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं खरीद कर, तो वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। जितना हो सके खर्चे में कटौती कीजिए और लाइबिलिटीज़ घटाइए। अब किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए, यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण दे देते हैं। पहला, ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी ज़रूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए आपके बिजनेस चलाएं, क्योंकि आप वहां ज़्यादा वक्त देंगे तो बिजनेस नहीं, वो नौकरी ही होगा। दूसरा, रियल स्टेट में पैसा लगाएं। तीसरा, स्टॉक और बॉन्ड खरीदिए। जब एसेट्स खरीदें तो अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप उसे कैसे बेहतर समझ पाएंगे। सो बेहतर समझने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुनना होगा और उसे बेहतर तरीके से समझ के प्रॉफिट बनाना होगा। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खास तौर पे छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करता रहा, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार न जाने दें। अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलिए, जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये न भूलिए कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क होता है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी लग्जरी को अंत में खरीदेगा। इतना समझ लेने के बाद अब अगले चैप्टर में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जो है अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पैटेंट कर दिया था। इनका बिजनेस बड़ा और संभालने में मुश्किल होने लगा, तो वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश को ठुकरा दिया। उन्हें ये दाम कुछ ज्यादा लग रहे थे और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे हैं। एक चीज जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी कि ये उन सब लोगों का पोटेंशियल था, बल्कि हर इंसान में पोटेंशियल है जो हमें महान बनाता है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वह है खुद पर डाउट करना होता है। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफी नहीं होते। जैसे कि स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियली जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो, या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाएं। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर हर पुराना जाता है और नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी ही है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्ज़ाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में एसेट था, वह आज लाइबिलिटी बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिज़ाइन किया जिसे वे कैश फ्लो कहते हैं। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है, और रेट रेस से बाहर कैसे निकला जाए। ये सारी चीज़ें इस गेम को समझने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोर्ड कार्ड जीता, जिसका सीधा सा मतलब था कि उस गेम में एक बोट जीती है उसने। और वो औरत बड़ी खुश हो गई, मगर जब उसे पता चला कि बोट लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो बोट उसके लिए अब एक एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी बन गई। उसे अब पता चला कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगा। उसे ये आइडिया समझ नहीं आया और वो रिफंड की मांग करने लगी। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वो चली गई, मगर बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़कर देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझ न पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज़ था। हम भी अक्सर यही करते हैं, जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर हमें गुस्सा आता है, और हम ज़िंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि
हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो गेम ऑफ लाइफ को जीत सकते हैं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं और फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि उस पैसे का क्या करना है, तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच और जो उनको आगे नहीं बढ़ने देती, और फिर वे बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वे इसलिए हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इस तरह की जिंदगी में सही मौकों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को तो सही मौका मिलता भी है, पर वे उसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों भी मिले, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग इस बात को एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि खूब मेहनत करो और खूब सारा पैसा कमाओ, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतजार में बैठे रहना। सबसे खास बात अमीरों की जो है वो ये है कि उन्हें पता होता है कि पैसा असल चीज़ नहीं, असल चीज़ है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा असेट होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या फिर सुपर पुअर। निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बड़ा करने की चाहत में खुद को कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी कि दिमाग को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी, जो बुरे वक्त में ये विचार बहुत हद तक सही भी है। मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आपको जमा करते जाएं। इससे तो अच्छा है कि उसका कुछ हिस्सा शुरू से ही इन्वेस्ट किया जाए जो आगे चलकर आपको फ़ायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों की जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में देकर बेच रहे थे, कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ इसे खरीद लिया। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक ऐड दिया। $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्रॉमिसरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें ये पैसे कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40,000 इन्वेंट किए वो उनके कॉलम ऑफ एसेट में क्रिएट हुए थे, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही इस एक मौके का फायदा उठाकर इसे क्रिएट किया था और अपने इनकम कॉलम में ऐड कर लिया उन्होंने। कुछ सालों बाद ही उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीजें सब कवर हो गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज्यादातर चीजें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों बाद ही जो घर $60,000 में बिका था, अब वो $1,10,000 का था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वे इतने पैसे कम थे कि रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगाना पड़ता और अपना वक्त भी। तो वे आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौके की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग्स आपको 5% इंटरेस्ट तो देगी, फिर भी उस पर आप जो टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि आप अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी एक सी नहीं रहती। जो आज है कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होती चली जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है, मगर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं तो? क्योंकि आप तो हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। आपको ज़िंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस उन मौकों को लपकने की। अमूमन हम 2 तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, और ये काफ़ी आसान है, बगैर झंझट का काम है। दूसरे इन्वेस्टर्स अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की ज़रूरत होगी। नंबर 1, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सकें। याद रहे, आपकी दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें भी नहीं देख पाएंगी। नंबर 2, पैसा बढ़ाइए।
जब पैसे की जरूरत पड़े मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप का इन्वेस्टर बड़ा पैसा कर कैपिटल रोज गेन करता है। उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कुछ ज्यादा है, मगर इसके रिवॉर्ड्स भी शानदार हैं। जिंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख कर ही आप अमीर बन पाएंगे। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने की स्टाइल से बेहद प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी ही तरह एक दिन फेमस होना चाहती है। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसा क्या है जो उन्हें मशहूर होने से, पॉपुलर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा, उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर रॉबर्ट ने उन्हें सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले से ही ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें ये छोटा काम लगता है। वे ये भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये बात नहीं जानते तो आपका टैलेंट व्यर्थ है, बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जो एक सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था, वो ये कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते रहते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सिर्फ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज में महारत हासिल करने के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर्स डिग्री लेते हैं तो उसके बाद किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक या कुछ और। मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, वे नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों में काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीज़ों को जानेंगे, चीज़ें जैसे काम करती हैं, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते। जब रॉयर्ट ने मैरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी, तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर नामुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। वे फिर भी निराश थे। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़ें। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है। रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब रीजॉइन कर दिया और जीरोक्स कॉप्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वे इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता था। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जीरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर न जाएं, और ज़्यादातर वर्कर्स भी जी फाड़ कर इसीलिए मेहनत करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाएं। इसीलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजर जाते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुनें, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंद कर रह जाएंगे।